जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिन्हा और इस वीडियो में 69 बीपीएससी में आए हुए पॉलिटी के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने हिस्ट्री और हिस्ट्री से पहले साइंस के क्वेश्चंस की एनालिसिस की है। तो आपको तरीका क्या अपनाना है, पहले वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन रहेंगे, देन आगे बढ़ना है। तो उम्मीद आपने ये अटेम्प्ट किया होगा। देखिए, ये क्वेश्चन कॉलेजियम सिस्टम पर बेस्ड है। सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है ये एक 5 मेंबर बॉडी है जिसमें इनकम्बेंट चीफ जस्टिस होते हैं, हेड कर रहे होते हैं। इसके अलावा 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। दूसरा ये कि पार्लियामेंट ने लॉ के थ्रू कॉलेजियम सिस्टम को इवॉल्व किया है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं ये केवल कॉलेजियम सिस्टम से अपॉइंट होते हैं। चौथा ये कि जो कॉलेजियम सिस्टम है ये 1993 में जस्टिस PN भगवती जी ने इंट्रोड्यूस किया था। तो पहले हम समझते हैं कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है और कॉलेजियम सिस्टम समझने के बाद ये काफ़ी आसान हो जाएगा क्योंकि इससे एसोसिएटेड और भी PYQs हैं। तो बेसिकली ये करंट अफेयर में भी था। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया था। बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट है कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू, इस चीज़ का क्रिटिसिज्म किया गया था यूनियन मिनिस्टर के द्वारा। बिकॉज इन्होंने कहा कि जजेस ही केवल उन्हें ही अपॉइंट करते हैं जो बेसिकली हमेशा वो फिटेस्ट पर्सन नहीं होते हैं, है ना। ये कहना था यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस का। तो इसी टाइम पे ये न्यूज़ में था और ये हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आर्टिकल समझते हैं पहले। आर्टिकल 124 का जो क्लॉज 2 है और जो आर्टिकल 217 है, ये दोनों ही आर्टिकल्स डील करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट से एसोसिएटेड आर्टिकल है आर्टिकल 124(2) और 217। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? कॉलेजियम सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट है और ट्रांसफर ऑफ जजेस के लिए जो इवॉल्व हुआ है बाय द जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व किया है, कोई पार्लियामेंट का एक्ट नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट के किसी एक्ट के थ्रू ये कॉलेजियम सिस्टम नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू ये आया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ है जो डील करता है जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के साथ। अब ये कैसे इवॉल्व हुआ है? हमने तो ये समझा कि ठीक है जजमेंट के थ्रू हुआ है। तो केसेस आए सुप्रीम कोर्ट में, 1 बाय 1 केसेस आते गए। सबसे पहले हम जिसे कहते हैं फर्स्ट जजेस केस, ये आता है 1981 में। फर्स्ट जजेस केस में ये कहा गया कि जो प्राइमेसी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, जो प्राइमेसी है इस रिकमेंडेशन में और जो ट्रांसफर में, ये रिफ्यूज की जा सकती है कुछ कॉन्जेंट रीजंस के थ्रू। ठीक है, तो ये फर्स्ट जजेस केसेस था। इसके बाद सेकेंड जजेस केसेस आता है 1993 में। सेकेंड जजेस केस में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड कॉलेजियम सिस्टम। सेकेंड जजेस केस में ये इंट्रोडक्शन हुआ कॉलेजियम सिस्टम का, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो कि कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंटमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड जजेस केस। थर्ड, ये ईयर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पेपर में पूछते हैं। थर्ड जजेस केस आता है 1998 में और थर्ड जजेस केस के थ्रू ये कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑन प्रेसिडेंट्स रेफरेंस expanded the collegium to a 5 member body। 5 मेंबर बॉडी जो है वो कॉलेजियम सिस्टम को बना दिया गया। प्रेसिडेंट की रेफरेंस से कॉलेजियम सिस्टम को एक्सपेंड कर दिया गया। 5 मेंबर में कौन कौन से हैं? तो 4 तो हैं सीनियर मोस्ट जजेस और एक है CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कॉम्पोजिशन ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। तो यही है, कॉलेजियम सिस्टम को हेड कौन करते हैं, ये भी सवाल आ सकता है और इस पे बेसिकली क्वेश्चन भी बना है। तो कॉलेजियम सिस्टम को हेड करने का काम करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है कॉलेजियम सिस्टम को हेड करते हैं। और हाई कोर्ट के कॉलेजियम को कौन लीड करता है? ऑब्वियसली इनकम्बेंट चीफ जस्टिस लीड करते हैं। प्रोसीजर क्या है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की? तो देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंटेक्स्ट में हम देखें तो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही रिकमेंड करते हैं अपने सक्सेसर को। ठीक है, क्या होता है बेसिकली प्रोसीजर समझते हैं हम पहले। तो प्रोसीजर में यह है कि जो प्रेसिडेंट है ये अपॉइंट करते हैं
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। और इसके बाद CJI जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यही रिकमेंड करते हैं अपने सक्सेसर को, रिकमेंड्स द सक्सेसर। और ये प्रैक्टिस में सीनियोरिटी वाली जो प्रोसेस है कई बार कंट्रोवर्सी का शिकार भी रही है, क्योंकि ये इमरजेंसी के टाइम पे आपको पता होगा कि जो सीनियर मोस्ट जज थे उन्हें रिकमेंडेशन देने की बजाय उनसे जो थोड़े लोअर पोजीशन पे थे उन्हें रिकमेंड कर दिया गया था। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी का पार्ट था। और इसके अलावा जो अदर जजेस हैं, ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए मैंने प्रोसेस बताई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कैसे रिकमेंड किया जाता है। उस टाइम पे जो इनकम्बेंट चीफ जस्टिस होते हैं वही रिकमेंड करते हैं मोस्ट सीनियर को, है ना। और अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए क्या प्रोसेस होती है वो भी समझ लेते हैं। तो अदर जजेस के लिए, फॉर अदर जजेस, ये प्रपोजल इनिशिएट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद से। ये बेसिकली कंसल्ट करते हैं बाकी कॉलेजियम को, कंसल्ट करते हैं बाकी कॉलेजियम को, इसके अलावा सीनियर मोस्ट जजेस को। ठीक है, और इसके बाद रिकमेंडेशन दी जाती है ना। और ये जो कंसल्टीज हैं ये बेसिकली अपने ओपिनियंस को रिटर्न में भी जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, और ये एक पार्ट एंड पार्सल है इस प्रोसेस का। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी ना। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले ये कह रहे हैं 5 मेंबर बॉडी है जिसमें इनकम्बेंट चीफ जस्टिस जो है वो हेड करते हैं। इसके अलावा कंप्राइज करते हैं 4 सीनियर मोस्ट जजेस को। दूसरा ये है कि जो पार्लियामेंट है ये बाय लॉ इवॉल्व हुई है कॉलेजियम सिस्टम को, तो ऑब्वियसली ये गलत है। पार्लियामेंट ने नहीं इवॉल्व किया, अभी हमने पढ़ा है ये देखिए, पार्लियामेंट ने नहीं इवॉल्व किया, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से या यूं कहें जजमेंट से आया है। तो सेकंड गलत है, करेक्ट पूछा है इन्होंने, तो सेकंड हम हटा देंगे, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है। अगला ये कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो है वो केवल कॉलेजियम सिस्टम से अपॉइंट होते हैं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, तो थर्ड तो सही है, हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। उसके बाद ये आगे कहा जा रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो 1993 में इंट्रोड्यूस हुआ बाय जस्टिस PN भगवती इन फर्स्ट जजेस केसेस। नहीं, फर्स्ट जजेस केसेस जो है वो 1993 में नहीं बल्कि 1981 में आया है। तो ये चौथा भी जो है वो गलत है ना, चौथा भी जो है वो गलत है। तो हमारे पास एक ही आंसर बचता है, ऑप्शन डी 1 और 3। तो पहला बिल्कुल सही है और तीसरा जो है वो बिल्कुल सही है, बाकी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पहला कैसे सही है, हमने पढ़ा है 5 मेंबर की बॉडी है, ये देखिए, हाँ ये देखिए 5 मेंबर की बॉडी, जिसमें 4 सीनियर जज हैं और इसके अलावा एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो ये एलिमिनेशन से क्वेश्चन आसान है। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। देखिए क्या कह रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम से एसोसिएटेड। पहला ये कि अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के लिए सिस्टम है, बिल्कुल सही बात है। ये सिस्टम जो है वो एक्ट के द्वारा आई है, नहीं गलत है, एक्ट के थ्रू नहीं आई है, बल्कि ये जुडिशरी के द्वारा इंटरवीन की गई है। तो सेकंड गलत है और सेकंड हम कर देंगे एलिमिनेट। अच्छा, एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इज कंप्राइजिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 8 अदर, नहीं 8 नहीं 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस। तो तीसरा गलत है और तीसरे को हम करेंगे एलिमिनेट। अच्छा, आंसर अब आ गया हमारे सामने है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी चौथा भी गलत है। एज फार एज, यानी चौथा सही है, बाकी के गलत है। एज फार एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज कंसर्न द आउट गोइंग चीफ जस्टिस रिकमेंड्स हिज सक्सेसर। यही तो मैंने आपको बताया है एग्जैक्टली। ये देखिए, जब भी बात आएगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंटेक्स्ट में तो ये रिकमेंड करेंगे अपने सक्सेसर को, है ना, जो कि सीनियर मोस्ट जज होंगे बाय कन्वेंशन, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन ए। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर है और ये क्वेश्चन देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन जब हम कवर करते हैं डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन हम काफ़ी इजीली टैकल कर लेते हैं। इसी वजह से मैंने समग्र बैच में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन रखा है PYQs का, ना कि ईयर वाइज, नहीं तो फिर क्या होता है कन्फ्यूजन रहती है। हाँ, एक बार मैं एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं। देखिए, फर्स्ट जजेस केस को ऑफिशियली हम SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के नाम से जानते हैं, क्योंकि कई बार ये नाम यूज कर ले जाता है। तो पहली चीज़ ये है, और दूसरी बात इसमें ये है, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पावर थी या प्राइमेसी थी कि वही जुडिशियल अपॉइंटमेंट में रिकमेंडेशन करेंगे, इस चीज़ को लेकर चैलेंज किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जजेस केस में तो हम साफ तौर से कह सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है उसकी प्राइमेसी देखने को मिली जुडिशरी में। ठीक है, एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी देखने को मिली जुडिशरी में।
तो इसमें यह भी कह दिया गया था फाइनली कि जो प्रेसिडेंट है यानी जो एग्जीक्यूटिव है उनके पास अल्टीमेट अथॉरिटी है जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर, और एडवाइस जो होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की उसकी कोई प्राइमेसी नहीं होगी, प्राथमिकता नहीं होगी। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही है। ये एग्जीक्यूटिव वर्सेज जुडिशियरी का टसल है, जहाँ पे फर्स्ट जजेस केसेस में तो एग्जीक्यूटिव की जीत है। दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है, अल्टीमेट अथॉरिटी है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को लेकर, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो एडवाइस है उसकी प्राइमेसी नहीं है। बट सेकेंड जजेस केस में क्या होता है, सेकेंड जजेस केस में बेसिकली एक्सपेंड कर दिया जाता है कॉलेजियम सिस्टम को, और फाइनली ये बोल दिया जाता है कि कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही अपॉइंटमेंट्स होंगी। तो ओवर रूल कर दिया जाता है फर्स्ट जजेस केस को। ओके, नाउ इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि किस जजमेंट में ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो प्राइमेसी है उससे जुड़ा हुआ केस है बेसिकली, और कॉलेजियम ऑफ जजेस इन द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ हायर जुडिशरी। ओके, तो कौन सा जो जजमेंट है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्राइमेसी से जुड़ा हुआ है? तो आंसर है इसका ऑब्वियसली ऑप्शन बी, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, यानी फर्स्ट जजेस केस। फर्स्ट जजेस केस को ही एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी में यह कहा गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्राइमेसी है वो उससे ज़्यादा बड़ी एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकस स्टैंडी रूल टू मूव द कोर्ट वाज लिबरलाइज्ड बाय द केस ऑफ। तो इसमें जो टर्म यूज किया गया लोकस स्टैंडी, इसका मतलब पहले समझते हैं। इस टर्म को समझने के बाद ये काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए लोकस स्टैंडी क्या होता है? द राइट टू ब्रिंग अ केस टू कोर्ट। किसी भी केस को कोर्ट तक ले जाने के लिए जो अधिकार होता है उसे हम लोकस स्टैंडी कहते हैं, और ये लिबरलाइज हुआ 1981 में एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन निकल कर आया कि जो भी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन है वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, जिससे वो राइट्स ऑफ अदर्स यानी दूसरों के अधिकारों को भी इन्फोर्स करवा सकते हैं। यानी कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? PIL का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जिसमें जनता के हित में, लोगों के हित में सुप्रीम कोर्ट जाकर हम उस अधिकार को रियलाइज करवा सकते हैं। तो राइट टू ब्रिंग अ केस टू कोर्ट जो है लोकस स्टैंडी, ये लिबरलाइज कर दिया गया। ऑप्शन सी, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है। हर एक जज की जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है, रिकमेंडेशन दी जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, बेसिकली कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, किस ईयर कॉलेजियम सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो अभी हमने पढ़ा 1993 में अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट देखिए 42nd अमेंडमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा है कि 3 वर्ड प्रीएम्बल में जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। दूसरा ये 8 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए। तीसरा 4 जो है वो न्यू DPSP ऐड किए गए, 39A, 43A और 47। पावर दी गई प्रेसिडेंट को जब बात आती है इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन की, जिससे वो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर सकें। तो देखिए 42nd अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 न्यू वर्ड्स ऐड किए जाते हैं, SIS, सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी और सेक्युलर। तो पहली बात बिल्कुल सही है। दूसरा ये कह रहा है फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करता है। देखिए 8 नहीं 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किए जाते हैं। इन टोटल 11 है, जिसमें से एक तो अमेंडमेंट के द्वारा आया है, बट 10 जो है वो ऐड किए जाते हैं 42nd अमेंडमेंट में। तो ये जो है वो सेकेंड जो है वो गलत है, बट फर्स्ट सही है। इसके बाद कह रहे हैं न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड कर रहे हैं 39A, 43A और 47। देखिए ये बात गलत है। कौन कौन से आर्टिकल्स ऐड किए जाते हैं वो हम समझ लेते हैं। सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू 4 न्यू आर्टिकल्स ऐड किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला होता है आर्टिकल 39A। DPSP के आर्टिकल्स देख लेते हैं पहले कौन कौन से ऐड किए गए। पहला है आर्टिकल 39A। 39A में ये कहा गया कि फ्री लीगल एड जो है वो स्टेट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फ्री लीगल एड, ठीक है, फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी, जिससे वीकर सेक्शन के लिए पर्टिकुलरली जस्टिस प्रोवाइड की जा सके। अगला जो है वो आर्टिकल 43A ऐड किया गया, ये भी DPSP का है, और इसमें बात की जाती है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की।
ये इनकरेज करता है वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में बेसिकली। सो दिस इज आर्टिकल 43 है। इसका एम वही है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन को इम्प्रूव करना और कोऑपरेशन जो है वो बढ़ाना एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 48A। अच्छा, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा, ये ए दिख रहे हैं हमें अमेंडमेंट में, हमें ए बी इस तरीके से वो बढ़ते हैं, आर्टिकल का नंबर नहीं बढ़ता है, ठीक है। ए बी इस तरीके से लगाकर जो है वो अमेंडमेंट के द्वारा बढ़ते हैं। तो ये आप देखकर समझ जाना कि अमेंडमेंट किया गया है। आर्टिकल 48A में क्या है, इसमें ये स्टेट को डायरेक्ट किया जाता है कि वो प्रोटेक्ट और इम्प्रूव कर सके एनवायरनमेंट को, ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। इसके अलावा सेफगार्ड कर सके फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। 42nd अमेंडमेंट में ही एक और आर्टिकल जोड़ा गया है, आर्टिकल 51A, है ना, जो कि डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड किए गए थे जो कि आर्टिकल 51A है। यानी हम कह सकते हैं 3 DPSPs हैं और एक जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़। एक क्या मीन्स, एक आर्टिकल जिसके अंदर हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ एनलिस्टेड हैं। इतनी चीज़ें ऐड की गई 42nd अमेंडमेंट में। तो ये 47 तो आएगा नहीं, वैसे भी देख कर ही समझ आ रहा है, ABC होना चाहिए। इट ग्रांटेड पावर टू द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन टू डिस्क्वालीफाई। पहले ये चेक करते हैं क्या लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो रही है या नहीं, हमें गलत बताना है। तो पहला सही है तो वो तो होगा नहीं आंसर, और दूसरा और तीसरा गलत है, तो यानी आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, बिकॉज दूसरा और तीसरा गलत है। और चौथा ये कह रहे हैं इट ग्रांटेड पावर टू द प्रेसिडेंट। देखिए ये चीज़ बिल्कुल सही है। बेसिकली 42nd अमेंडमेंट में ये कहा गया कि पावर ग्रांट की गई प्रेसिडेंट को इलेक्शन कमीशन के कंसल्टेशन को लेकर, जिससे वो किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी समग्र बैच कैसे काम करता है। तो देखिए प्राइवेट मेंटोरशिप बैच है और ये व्हाट्सएप नंबर है जहाँ से आप डिटेल्स ले पाओगे। केवल 200 स्टूडेंट्स होते हैं एक बैच में, ठीक है। तो ये समग्र 2.0 फील्ड हो गई है, नेक्स्ट बैच 3.0 अनाउंस हो गई है और ये इसके डिटेल्स हैं। ये डिटेल्स जो है वो आप पढ़ सकते हो आराम से। इसके अलावा ये काफ़ी सपोर्टिव टीम है हमारी, आपको हर एक चीज़ में हेल्प की जाएगी रिगार्डिंग कोर्स डिटेल्स एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा जो रेफरेंस है फंडामेंटल राइट का वो किस देश से लिया गया है। तो ये हर बुक में कवर्ड होते हैं, बताने की नीड ही नहीं है। आयरलैंड से DPSP लिया गया है और जो फंडामेंटल राइट्स है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है, यानी USA से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड बाय विच आर्टिकल। तो ये भी बेयर एक्ट में और हर बुक में कवर्ड आपको मिलेगा, बहुत डिटेल में मिलेगा, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 17। द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस इन अ हाई कोर्ट रेस्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज़। तो ये इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। अभी हमने पढ़ा है कि जो नंबर ऑफ जजेस होंगे या अदर प्रोविजंस ये एसोसिएटेड होते हैं प्रेसिडेंट के साथ। ये चीज़ अगेन इवन आपको बेयर एक्ट में देखने को मिल जाएगी, आर्टिकल 216 में। एवरी हाई कोर्ट सेल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम टू डीम इट नेसेसरी टू अपॉइंट। दैट मीन्स हर एक हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होंगे, इसके अलावा जजेस होंगे और प्रेसिडेंट को जिस तरीके से लगेगा, जितने नंबर के अकॉर्डिंग लगेगा वो उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर जो है वो क्या होगा, आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन ए होगा, ठीक है। द 5th स्केड्यूल डील्स विद द गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ विच स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। तो 5th स्केड्यूल के बारे में ये कह रहे हैं कि किस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को प्रोटेक्शन की बात की गई है और उनके गवर्नेंस एसोसिएटेड बात की गई है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2022 में ही पूछा गया कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को 5th स्केड्यूल के अंदर हम लाते हैं तो इसके बेस्ट कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। तो इससे क्या होगा कि जो ट्राइबल पीपल के लैंड हैं उन्हें हम नॉन ट्राइबल पीपल को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं अगर वो 5th स्केड्यूल एरिया में आ गया तो 5th स्केड्यूल किसके डील करता है, स्केड्यूल कास्ट के साथ नहीं, स्केड्यूल ट्राइब्स के साथ, ठीक है, क्योंकि ट्राइबल लैंड को जो है वो ट्रांसफरेंस को रोका जाता है। तो आंसर इज ऑप्शन सी। और 5th स्केड्यूल और 6th स्केड्यूल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, बट वो हमने सेपरेटली डिस्कस किया है बिकॉज यहाँ हम डिस्कस नहीं कर सकते, 30 से ज़्यादा PYQs हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें ये पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के किस जजमेंट में पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्राइन की बात की गई। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला।
अब देखिए ये हर पेपर में पूछा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है और बहुत सारे स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाते हैं अगर आप स्टेट पीसीएस और बाकी पीसीएस के पेपर को कवर करते हो। देखिए बहुत लोग पूछते हैं कि सर किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए, खास तौर से बीपीएससी के लिए हमें पीवाईक्यूज़ में क्या कवर करना है। तो बहुत सारी बुक्स आती हैं, आपको ऑलरेडी पता भी होगा, जो पीवाईक्यूज़ का कंपाइलेशन प्रोवाइड करती हैं। बट आप एक बात ऑब्जर्व करिए, यूपीएससी के जो पेपर्स होते हैं सीएससी के, सीएपीएफ के, एनडीए के, सीडीएस के, और भी बहुत सारे पेपर होते हैं यूपीएससी के द्वारा, ईपीएफओ वगैरह, तो इनके पीवाईक्यूज़ भी होने चाहिए, जो कि मोस्टली बुक्स में मिसिंग है। इसलिए हमने अपने एंड से मैंने और मेरी टीम ने इन क्वेश्चंस को सेग्रीगेट किया पीवाईक्यूज़ के साथ, ताकि कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। इन पेपर्स को करना ज़्यादा जरूरी है रादर देन स्टेट पीसीएस। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और समग्र बैच में हमने मेक श्योर किया कि किसी भी पेपर का कोई पीवाईक्यू ना छूटे जो टॉपिक वाइज तरीके से सेग्रीगेटेड हो। पॉलिटिकल पार्टीज और ईयर बताना है, तो ये भी हमारी बेसिक बुक्स में कवर्ड है। जैसे अगर आप 12th क्लास की एनसीईआरटी भी पढ़ोगे, हाँ, तो इसमें भी आप देखोगे कि सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये चैप्टर का नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इस चैप्टर में जो है वो सारी ही पार्टीज़ के बारे में बताया गया है। हमारे देश की आज़ादी से पहले भी जो पार्टीज़ एग्जिस्ट करती थी, जिनमें सोशलिस्ट पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी में आचार्य नरेंद्र देव जी का नाम आता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इनका नाम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से भी जुड़ा हुआ है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा। और यही रीज़न है कि हमने पॉलिटी के एनसीईआरटीज़ को भी कवर किया समग्र बैच में, क्योंकि हर साल डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, तो ये सारी बातें बताई गई हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो है वो 1964 में इस्टेब्लिश होती है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो 1925 में, बहुजन समाज पार्टी जो है 1984 में, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में फाउंड होती है। तो आंसर इज ऑप्शन ए। अब ये भी अगर आप पीवाईक्यू सिर्फ थोरोली करते हो तो आधा से अधिक काम हो जाता है, ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, इनफैक्ट 80 to 90%, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू का ही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1964 में, ये बात बिल्कुल सही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1926 में, देखिए ये बात गलत है, 1925 में स्टेब्लिश होती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये गलत है और गलत हमसे पूछा गया है। बहुजन समाज पार्टी 1984 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। अब आपने ऑब्जर्व किया कि ये सेम क्वेश्चन को पूछ लिया गया, बस मैच द कॉलम के फॉर्मेट में। तो मेक श्योर आप करें कि ये एनालिसिस आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो। जैसे अभी रिसेंटली मैंने कर्नाटक के पेपर की एनालिसिस करी, तो उनसे भी क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्मेट चेंज करके पूछ लिया जाएगा, बिकॉज ये आप साफ एविडेंट है यहाँ से। ये 2023 में ही पूछा गया, ये भी 2023 में ही पूछा गया, तो ये इसका आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि किस आर्टिकल में द स्पीकर कैन अलो एनी मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हीज और हर मदर टंग। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो अध्यक्ष होते हैं, जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, वो उसमें उस पर्टिकुलर हाउस में स्पीकर को अपनी मदर टंग में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। ऑप्शन है आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 है, 122 है, 120 है, या बोथ ए एंड बी। देखिए 110 जो है ये सबको पता है, मनी बिल से जुड़ा हुआ है, तो ये तो आंसर होने से रहा। अब ये अगर आंसर नहीं होगा तो बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन सी है, आर्टिकल 121। देखिए आर्टिकल बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। यूपीएससी ना डिपार्टमेंटल एग्जाम भी लेती है, तो ये जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है, इनमें जो सिलेबस है वो जनरली इस तरीके से होता है, जो ऑथराइज डॉक्यूमेंट्स होती हैं, जैसे बेयर एक्ट हो गए, या जैसे जो बुक्स में भी हो गई तो एनसीईआरटीज वगैरह हो गई, तो इनसे ये क्वेश्चन जनरली फ्रेम करते हैं। बिकॉज उतना टाइम होता नहीं है कि स्टैंडर्ड बुक्स भी प्रिपेयर करें एस्पिरेंट्स, तो इस वजह से। और बेयर एक्ट में भी जो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्वेश्चन में लिख देंगे ये पूरा, और बोलेंगे बताइए किस आर्टिकल का पार्ट है। ऐसे बहुत तेरे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमने बेयर एक्ट को कवर किया, और बेयर एक्ट को हमने इस तरीके से पढ़ा, सारे ही आर्टिकल को निमोनिक के साथ, ठीक है। तो ये जरूरी है, और अब बेयर एक्ट आपको पढ़ना होगा, खास तौर से फंडामेंटल राइट, डीपीएसपीज और फंडामेंटल ड्यूटीज, इनको आप डायरेक्टली बेयर एक्ट से ही समझें, बार बार देखें और वहीं से याद करने का प्रयास करें। और अगर आप बैच में एनरोल्ड हैं तो फिर वहाँ मैं सारी चीज़ें खुद ही करवा रहा हूँ, तो आपको कुछ भी अलग से मेहनत करने की नीड नहीं है। हाँ, फिलहाल इसका आंसर क्या है, आर्टिकल 120 है। देखिए आर्टिकल 120 में ये बताया गया है कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के जो बिजनेसेस होंगे वो हिंदी में होंगे या तो इंग्लिश में होंगे, बट
जो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के या लोकसभा के जो स्पीकर होंगे या उस टाइम पे जो उस पद को धारण किए होंगे, वो परमिट कर सकते हैं किसी भी मेंबर को जो खुद को बहुत अच्छे से हिंदी या इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, वो अपने आप को मदर टंग में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, लगे हाथ हम आर्टिकल 348 समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 348 में क्या है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा गया आर्टिकल 348 से। लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट फॉर एक्ट्स बिल्स ईटीसी, यानी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, इनमें जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो किस भाषा में होंगी, तो वो हमें किस लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, उसके बारे में बात की गई है। ऑफ ऑल द बिल्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड और अमेंडमेंट्स टू बी मूव्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, of all act passed by parliament or state legislature and all ordinances of all order rule regulation and bylaws issued under the constitution or under any law made by parliament shall be in English language। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी प्रोसीडिंग्स हैं, इसके अलावा जो बिल्स वगैरह लाए जाते हैं या अमेंडमेंट के बिल्स लाए जाते हैं या कई बार जो एक्ट्स पास किए जाते हैं पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, कई बार प्रेसिडेंट या गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, या कई बार रूल्स ऑर्डर्स पार्लियामेंट बनाती हैं, इन सभी चीज़ों को इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोसीड किया जाएगा हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। यह चीज़ आर्टिकल 348 में है। नाउ नेक्स्ट, ये मैं जूम आउट करता हूँ, हाँ अब वीडियो पोस्ट करके आप पढ़ लीजिए। आर्टिकल 360 के बारे में पूछा जा रहा है, कौन कौन से परिणाम होते हैं जब आर्टिकल 360 लग जाता है। तो आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। प्रेसिडेंट में ऑर्डर द स्टेट्स टू रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉइज सर्विंग इन कनेक्शन विद द स्टेट अफेयर्स। जो भी स्टेट गवर्नमेंट यानी या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉइज की सैलरी को रिड्यूस किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा बाय ऑर्डर। दूसरा, ये जो भी मनी बिल या अदर फाइनेंशियल बिल होते हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है, वो रिक्वायर्ड नहीं होते, मीन जरूरत नहीं होती है उनकी कि प्रेसिडेंट की भी सहमति या मंजूरी ली जाए। तीसरा ये कि प्रेसिडेंट इशू कर सकते हैं डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉइज सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन इंक्लूडिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। यानी प्रेसिडेंट डायरेक्शन इशू कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो भी मामले हैं उनसे संबंधित आदेश दे सकते हैं। क्या आदेश, कि जो भी सैलरीज और अलाउंसेस होंगे एम्प्लॉइज के, जिसमें जजेस भी शामिल हैं, उनकी सैलरीज को कम किया जा सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम होने के बाद। चौथा ये कि जो मनी बिल या अदर फाइनेंशियल बिल होते हैं आर टू बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर ने किसी बिल को पास किया जो मनी बिल है, अब ये पहुंच गया किनके पास, प्रेसिडेंट के पास, तो क्या ये प्रेसिडेंट की परमिशन रिक्वायर्ड है या नहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी के बाद। अब मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है, क्या, कि जब दो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हो तो दोनों सही नहीं हो सकते एक साथ, है ना। सेकेंड और फोर्थ जस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब ध्यान से देखिए, सारा का सारा स्टेटमेंट सेम है, बस यहाँ पे एक चीज़ का अंतर है, और वो ये आर नॉट रिक्वायर्ड यहाँ कहा गया है और यहाँ कहा गया है आर टू बी रिजर्व्ड, यानी यहाँ पे रिक्वायर्ड कहा गया है। तो 2 और 4 तो साथ में होंगे नहीं, बिना कोई इन्फॉर्मेशन के इस चीज़ को हम निकाल सकते हैं और ये गलत हो जाएगा। ओके, अब ये तो आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट ऑब्वियसली सैलरीज को रिड्यूस करने का आदेश जारी कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब ये कि स्टेट्स को फंड की रिक्वायरमेंट है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल भी हम समझते हैं, बट पहले PYQs देखते हैं। ये सिविल सर्विसेज 2007 का PYQ है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला ये कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी जब प्रोक्लेम की जाती है, सेल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 2 months अनलेस बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। यानी 2 महीने के अंदर ही फाइनेंशियल इमरजेंसी रुक जाएगी अगर अप्रूवल नहीं ली गई बोथ हाउसेज की। तो दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम है और उस केस में प्रेसिडेंट कम्पिटेंट है यानी ऑथराइज्ड है कि वो डायरेक्शन इशू कर सकते हैं जिससे सैलरीज और अलाउंसेस को हर क्लास के लोगों के लिए रिड्यूस किया जा सके, बट एक्सक्लूडिंग द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की जो सैलरी है वो रिड्यूस करने का आदेश प्रेसिडेंट नहीं जारी कर सकते हैं। देखिए ये बात गलत है। आर्टिकल 360 में जब हम पढ़ेंगे तो साफ तौर से हम पढ़ सकते हैं, इट शैल बी कम्पिटेंट फॉर द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द पीरियड any proclamation issued under this article
is in operation to issue direction for the reduction of salaries and allowances of all or any class of person serving in connection with the affairs of the union including the judges of Supreme Court and High Court। आसान भाषा में हम कहें तो प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट के जजेस हों, इसके अलावा कोई भी पर्सन जो यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सर्व कर रहा हो, उनकी सैलरीज को रिड्यूस करने का ऑर्डर प्रेसिडेंट दे सकते हैं। ठीक है, सैलरीज रिडक्शन के लिए। तो सेकंड तो गलत है और पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 महीने के अंदर अप्रूवल लेनी होगी, अदरवाइज फाइनेंशियल इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट। ठीक है, तो यहाँ ये पहला बिल्कुल सही है और पहला बिल्कुल सही है, तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं। अब हमें बस चेक करना है सेकंड या थर्ड। तो सेकंड, अगर हमारे पास यहाँ पे जो फोर्थ है वो सही है, तो सेकंड जो है वो गलत होगा, बिकॉज ये नॉट रिक्वायर्ड कह दिया गया है। बट मनी बिल या अदर फाइनेंशियल बिल जब स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास होती है तो उसे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन भी लेनी पड़ती है एट द एंड, क्योंकि उस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही है। तो ये रिक्वायर्ड है, ऑब्वियस है कि परमिशन ली जाए प्रेसिडेंट की। ठीक है, सेकेंड गलत है। सेकेंड जैसे ही हम एलिमिनेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 1, 3 और 4। तीसरा बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा है साफ तौर से, सेम ही स्टेटमेंट है, प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज। अगर आपने बस PYQs किया है तो बहुत इजीली आप समझ सकते हो कि तीसरा सही होगा। और जैसे ही तीसरा सही होगा, मैं आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपको अगर ये PYQ आपने किया है सिविल सर्विस 2007 का, तो तीसरा सही है। तो तीसरा सही है तो ये ऑप्शन हट गए। ठीक है, बस A बचा और D बचा। अब तो आपको ऑलरेडी पता है कि 2 और 4 साथ में तो सही होगा नहीं, तो D भी गया, बस आ गया आंसर। ओके, आगे मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल्स आर टू बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेजेंट आफ्टर दे आर पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ये बात बिल्कुल सही है, आंसर जो है ऑप्शन ए है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन NDA 2013 में और CDS 2011 में पूछा गया है, सेम ही क्वेश्चन। तो इसमें ये बोल रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर ऑफ अ स्टेट में, यानी गवर्नर के पास कौन सी अथॉरिटी होती है अंडर आर्टिकल 200। पहला ये कह रहे हैं कि कोई बिल अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है तो उसमें अपनी एसेंट को रोक सकते हैं, अपनी मंजूरी को रोक सकते हैं। दूसरा ये कि स्टेट लेजिस्लेचर ने प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए कोई बिल रखा है तो उसे वो रिजर्व करके रख सकते हैं। तीसरा ये कि रिटर्न कर सकते हैं बिल को, मनी बिल के अलावा जो बिल्स हैं, फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेचर को रिकंसिडर करने के लिए, पुनः विचार करने के लिए उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 चेक करते हैं। देखिए, अंडर आर्टिकल 200 जो प्रोविजंस हैं उनमें क्या क्या शामिल है। एसेंट टू बिल्स की बात की गई है। ठीक है, जिसमें यह बताया गया है कि जब बिल जो है पास होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा तो कौन कौन से प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। ये मैं सिंप्लीफाई करके आपको समझाता हूं। यस, तो पहला कह रहे हैं विथहोल्ड असेंट टू अ बिल। तो गवर्नर के पास अथॉरिटी है कि वो अपने एसेंट को रोक सकते हैं जब स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई बिल पास किया हुआ उनके पास आता है तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा ये कह रहा है रिजर्व द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसका जवाब भी हाँ है। गवर्नर के पास यह डिस्क्रिशन है, यानी उनका विवेक है जिससे वो सर्टेन बिल्स को रिजर्व करके रख सकते हैं प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन लेने के लिए। तो सेकेंड भी बिल्कुल सही है। तीसरा ये मनी बिल के अलावा कोई बिल है तो हाँ, उस बिल को गवर्नर जो है वो रिटर्न कर सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर लेजिस्लेचर उस बिल को दोबारा पास कर देता है बिना अमेंडमेंट के या फिर अमेंडमेंट करके भी, तो गवर्नर हैव टू मस्ट गिव देयर असेंट। ठीक है, यानी मैं फिर से समझाता हूं, मनी बिल के अलावा अगर कोई बिल है वो गवर्नर के पास पहुंचा तो गवर्नर दोबारा स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेज सकते हैं कि आप फिर से इस पर कंसिडर करिए। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कंसिडर करके उस बिल को फिर से भेज दिया गवर्नर के पास, देन गवर्नर मस्ट हैव टू गिव देयर असेंट। बहुत आसान है ये, आंसर इज D 1, 2 and 3। Okay, now next question. After a bill has been passed by both the houses, it is presented to the president, who may either give assent to the bill or withhold his assent. The president में, यानी अगर कोई बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास हो गया है, उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया है, who may either give his assent to the bill or withhold his assent, यानी प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शन है कि वो तो असेंट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं इस केस में? पहला, असेंट दे सकते हैं 6 महीने के अंदर। दूसरा ये कि असेंट या रिजेक्ट कर सकते हैं बिल को जितनी जल्दी हो सके। तीसरा, बिल को रिटर्न कर सकते हैं जितनी जल्दी हो सके आफ्टर द बिल इज प्रेजेंटेड टू हिम विथ अ मैसेज रिक्वेस्टिंग द हाउस टू रिकंसिडर द बिल, यानी इस मैसेज के साथ कि आप फिर से इस बिल पर विचार करिए, रिकंसिडर करिए। अगेन यू हैव टू थिंक अबाउट इट। चौथा ये कि अपने असेंट को विथहोल्ड कर सकते हैं भले ही ये बिल अगेन पास हो गया हो।
तो ये बात गलत है, ठीक है, चौथा बिल्कुल गलत है, हमें इसका आंसर ऑलरेडी पता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है। क्यों ऑप्शन सी है? बिकॉज अगर कोई बिल पास हो गया है तो वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं। ये चीज़ आर्टिकल 111 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट किस तरीके असेंट देते हैं बिल को। अगर कोई बिल दोनों हाउसेज से पास हो गया है और प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उस केस में प्रेसिडेंट अपना असेंट दे सकते हैं, तो वो एक्ट बन जाएगा। अगर वो अपना असेंट विथहोल्ड कर लेते हैं, रोक लेते हैं, विथहोल्ड, तो उस केस में क्या होगा कि वो वीटोइंग हो जाएगा बिल का, ठीक है। और अगर वो रिटर्न कर देते हैं बिल को, अगर वो मनी बिल नहीं है तो ही रिटर्न कर सकते हैं ऑब्वियसली, तो उस केस में रिटर्न भी वो कर सकते हैं। और अगर बिल रिटर्न हो गया पार्लियामेंट के पास और वो दोबारा पास हो गया, इफ इट पास्ड अगेन, देन उस केस में प्रेसिडेंट हैव टू मस्ट गिव देयर असेंट, जैसा हमने गवर्नर के केस में देखा, ठीक है। तो आंसर इज सी। और ये कोई टाइमलाइन वगैरह नहीं दिया गया है कि प्रेसिडेंट को कब अपना मैंडेट देना है, ठीक है, कोई टाइमलाइन नहीं है। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस जो हमने कवर किए पॉलिटी के क्वेश्चंस के साथ। ज़्यादातर क्वेश्चंस इजी हैं या मॉडरेट हैं, और इसके अलावा क्वेश्चंस ऑब्वियसली पीवाईक्यू से काफ़ी रिलेटेड है, और पीवाईक्यूज एनसीईआरटीज अगर आप इन चीज़ों को थोरोली फॉलो करते हैं तो बहुत आसानी होगी प्रिपरेशन में। उम्मीद है आपको इस वीडियो से जो आपकी जानकारी है उसमें और बढ़ावा मिला होगा। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।